नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। गोरखपुर जिले में एक बेलघाट नाम का गांव पड़ता है और इसी बेलघाट गांव में रहने वाला राजेंद्र कुमार जो गांव से एक 20 किलोमीटर दूरी पर एक मिल में काम किया करता था। महीने में 15,000 रुपये कमा लिया करता था। इसके परिवार में इसकी एक धर्मपत्नी होती है जिसका नाम नीरू होता है, जो कि घर के कामकाज किया करती थी। अब राजेंद्र के परिवार में इसकी एक माँ भी होती है जिसका नाम क्रांति देवी होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जो राजेंद्र की पत्नी नीरू होती है उसका चाल चलन चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। राजेंद्र जितने भी पैसे इस मिल से कमा लिया करता था उन सारे पैसों को इसकी पत्नी नीरू चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक हो चलता है। अब इन दोनों की शादी को लगभग 6 साल का समय बीत चुका होता है। दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है और इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। कई बार तो पैसों को लेकर झगड़ा हुआ करता था और कई बार बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। कई बार तो राजेंद्र की माँ क्रांति देवी होती है, वो अपनी बहू नीलू को कहती है कि तुम एक तरह से बांझ औरत हो, तुम्हारे पास कोई भी अपनी औलाद होने वाली नहीं है। लेकिन नीलू देवी भी कुछ कम नहीं होती हैं। वह अपनी सासू क्रांति देवी को सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि कमी तुम्हारे बेटे के अंदर है। तुम्हारा बेटा रात के समय जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो फिर तकिया लेकर वो अलग सो जाता है। वह मुझे समय ही नहीं दे पाता। अगर मुझे समय नहीं देता है तो मेरी इच्छा को पूर्ति नहीं करेगा तो बच्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैदा होंगे। और वास्तव में राजेंद्र के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है। इस बात को उसकी माँ क्रांति देवी भी जानती थी। और आज के समय में जब राजेंद्र वहां पर खड़ा होता है तो अपनी सारी बातों को सुनकर वह नजरें नीचे झुका लेता है। लेकिन 5 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इस गली के अंदर एक सब्जी बेचने वाला आता है और सब्जी बेचने वाले की आवाज नीलू देवी को सुनाई देती है। तो इसकी जो पत्नी है वो अपनी सास को कहने लगती है कि मैं थोड़ी सी सब्जियां खरीद कर लाती हूँ। और इसके बाद नीरू अपने पति से कुछ पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद वो सब्जी बेचने वाले के पास चली जाती है। सब्जी बेचने वाले को बोला जाता है कि तुम मुझे जो 1 किलो भिंडी, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज दे दो, साथ में एक अच्छा सा लंबा सा खीरा दे दो। सब्जी वालों को कहती है तो सब्जी वाला बड़ा खुश होता है, मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए इसे सारी सब्जियां देता है और साथ में एक लंबा अच्छा साफ सुथरा खीरा भी देता है। इस सब्जी बेचने वाले की समझ में ये बात नहीं आती है कि इस महिला ने हर सब्जी खरीदी है लेकिन साथ में एक ही खीरा क्यों खरीदा है। आखिरकार सब्जी खरीदने के बाद नीरू देवी अपने घर पर आती है और अब नीरू अपनी सास क्रांति देवी उसके हाथ में सब्जी देखती है तो देखकर बड़ी दंग रह जाती है। क्रांति सोचने लगती है कि बहू नीरू हर सब्जियां खरीदती है लेकिन साथ में हर रोज एक लंबा खीरा क्यों खरीदती है। हालांकि मेरा बेटा भी नहीं खाता और वो खीरा मुझे बाद में दिखाई भी नहीं देता। आखिर वो क्या करती है, कहाँ जाती है। उसके बाद उसका पति जो है फैक्ट्री में चला जाता है और जो नीरू होती है अपनी सास क्रांति देवी को वहां पर कुछ बोलकर जो वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। 15 मिनट का समय गुजर जाता है और वो 20 मिनट के बाद उस बाथरूम का दरवाजा जो है जब खुलता है तो उसकी सास देखकर पैरों तले उसके जमीन खिसक जाती है। नीरू अपने उस बाथरूम से बाहर निकलती है और इतना वक्त जब बीत जाता है तो उसके बाद जो नीरू की सास क्रांति होती है देवी होती है वह सारी बातों को समझ जाती है। क्रांति देवी सोचने लग जाती है कि इसकी बहू खीरा को लेकर हर रोज बाथरूम में जाती है और 15 से 20 मिनट के बाद बाथरूम से बाहर निकलती है। और इन सारी बातों को जब क्रांति देवी समझ जाती है और ये नीरू इस बाथरूम से बाहर निकलती है तो फिर क्रांति देवी अपनी बहू नीरू को कहने लगती है, देखो नीरू, ये बात अच्छी नहीं है। एक दिन ये खीरा ही तुम्हारी जान लेंगे और अगर तुमने ये काम करना नहीं छोड़ा तो नीरू जो है नजरें नीचे झुका लेती है। लेकिन नीरू अपनी सास की सारी बातों को एक कान से सुनती है और दूसरी कान से बाहर निकाल दिया करती थी। जो खीरा वह हर रोज खरीदती थी, कल भविष्य में जाकर यही खीरा उसकी जान लेने वाला होता है, ये उसको नहीं पता होता है। लेकिन नीरू देवी के मन में उसकी सास क्रांति की देवी को बहुत असर पड़ जाता है इनकी बातों का। नीरू सोचने लग जाती है कि उसका जो पति है उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता और इधर उसकी सास क्रांति देवी उसको ताने मारने लगी है। तब नीरू जो है किसी गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं। एक तारीख आई जाती है, 9 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। राजेंद्र कुमार अपने गत्ता मिल में काम करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ नीरू की सास क्रांति देवी पड़ोसी के घर के अंदर चली जाती है। नीरू देवी अपने घर में अकेली हो रह जाती है। लेकिन नीरू जब अपने घर से अकेली निकलती है तो उसकी नजर सामने पड़ी एक दुकान पर पड़ती है। आज वो दुकान बंद नहीं पड़ी होती है बल्कि उस दुकान के अंदर गांव के ही एक लड़के ने जिसका नाम मनीष है सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया है। और जैसे ही इस महिला नीरू की नज़र इस सब्जी बेचने वाले लड़के पर पड़ती है
तो मनीष को देखकर महिला काफी दंग रह जाती है। नीरू सोचने लगती है कि अब मेरे घर के सामने दुकान खुल चुकी है और इस दुकान पर बहुत ही हैंडसम लड़का बैठता है, इसका नाम मनीष है। मनीष को अब यह महिला हासिल करने के बारे में सोचने लग जाती है। अब तो ये महिला नीरू इस मनीष की दुकान पर सब्जी लेने के बहाने जाने लगती है और सब्जी खरीदकर उसकी दुकान से अपने घर पर आ जाया करती है। साथ के साथ ये मनीष के साथ काफी देर तक बातचीत किया करती, लेकिन मनीष भी नाले का ढीला होता है, लंगोट का ढीला लड़का होता है और मनीष भी इस महिला पर काफी हद तक फिदा हो चुका होता है। इस तरह से 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आई जाती है, 15 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास ये नीरू अपनी मनीष की दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है और मनीष को बोला जाता है कि 1 किलो भिंडी, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू दे दो, साथ में एक अच्छा सा लंबा सा खीरा दे दो। जैसे ही मनीष इसकी बातों को सुनता है तो वह देखकर दंग रह जाता है कि वह सोचने लगता है कि ये महिला हर रोज मुझसे हर सब्जी खरीदती है, साथ में एक अच्छा सा लंबा खीरा क्यों खरीदती है। मनीष के मन में ये इच्छा जाग जाती है कि इससे पूछ लेना चाहिए। मनीष के मन में ये इच्छा घर कर जाती है। आखिरकार मनीष थक हार कर इस महिला से पूछने लगता है कि तुम हर रोज हर सब्जी मुझसे आधे आधे किलो के खरीदती हो, साथ में एक अच्छा सा साफ सुथरा खीरा ही क्यों खरीदती हो। ये महिला हंसते मुस्कुराते हुए मनीष को कहने लगती है, देखो मनीष, तुम जानते हो कि मेरा पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और जब वो रात को थक हार कर घर आता है तो घोड़े बेचकर सो जाता है, लेकिन वह मुझे वक्त नहीं दे पाता। और अब जैसे ऐसी ऐसी बात ये महिला करने लगती तो मनीष कहने लगता है कि भाभी, तुम्हें आज से किसी खीरा की कोई जरूरत नहीं है। जब मनीष इस बात को इस महिला से कहने लगता है तो नीरू इसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा काम करना चाहते हो तो मनीष, आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है। जैसे ही मैं सब्जी खरीद कर अपने घर पर जाती हूँ तो तुम 15 मिनट के बाद तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरी सास पड़ोसियों के घर गई हुई है। मनीष बेहद खुश हो जाता है। मनीष भी सोचने लगता है कि अगर ये महिला मुझे मौका दे रही है तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं। और इस तरह से ये महिला सब्जी खरीदने के बाद अपने घर पर आ जाती है और फिर मनीष के आने का इंतजार करना शुरू कर देती है। आखिरकार मनीष अपनी दुकान का शटर बंद करता है। शटर बंद करने के बाद इस महिला के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और फिर यह महिला नीरू घर का दरवाजा खोल देती है और फिर नीरू इस लड़के मनीष को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। और आज के समय ये दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। अब ये दोनों तब तक इस गलत काम को करते हैं तब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे इन दोनों का मन खुश हो जाता है तो दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है और फिर नीरू इसको कहने लगती है कि मुझे जो है 1,000 रुपये चाहिए और इसके बाद ये लड़का इस महिला को 1,000 रुपये दे देता है। अब नीरू पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है और फिर मनीष ये सब काम निपटाने के बाद उसके घर से निकल जाता है। इस तरीके से जब नीरू को मौका मिलता था मनीष के पास फोन कॉल किया करती थी, मनीष को अपने पास घर बुलाती थी और फिर ये दोनों अपनी ही मर्जी से अपना वक्त गुजार लिया करते थे। अब तो नीरू देवी हमेशा खुश रहने लगती है क्योंकि नीरू इस लड़के मनीष से कुछ पैसे भी लिया करती और साथ में फ्री सब्जी भी खरीद लिया करती थी। लेकिन नीरू नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में ये सब्जियां, यही खीरा उसकी जान लेने वाला होता है। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 29 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का मनीष अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा होता है। उसी समय मनीष का एक दोस्त जिसका नाम राजू होता है उसके पास आ जाता है। राजू अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि मनीष, तुम दिन रात अपनी दुकान पर काम करते हो, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो, कभी बैठकर मौज मस्ती भी कर लिया करो। अब जैसी मौज मस्ती की बात आती है तो ये लड़का मनीष कहने लगता है कि चलो आज बैठकर कहीं अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। और इसके बाद मनीष अपनी दुकान का शटर बंद करता है और फिर अपने दोस्त राजू को लेकर पास के एक ठेके पर चला जाता है और ठेके से शराब खरीदते हैं और शराब खरीदने के बाद ये दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर मनीष नशे की हालत में अपने दोस्त जो राजू को कहने लगता है कि देखो राजू, आज मेरे पास बहुत अच्छा समय है क्योंकि आज मैं बेहद खुश हूँ। अब राजू अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो तुम कह रही हो। तब ये लड़का कहने लगता है कि हमारी दुकान के सामने राजेंद्र का घर है और राजेंद्र की पत्नी है जिसका नाम नीरू है। मैं उससे मिलता जुलता रहता हूँ, यानी अपनी पत्रा वो पोल पत्रा खोलना शुरू कर देता है। राजू नाम के लड़के को कही जाती है ये बात तो राजू अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि तुम हर रोज उस महिला के घर पर जाती हो। तो मनीष कहने लगता है कि हाँ, मैं हर रोज उसकी महिला के घर पर जाता हूँ। राजू अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि मुझे भी उसके पास जाना है, लेकिन राजू कहता है कि वो पैसे लेती है, फिर वो तुम्हारा
काम कैसे चलेगा। राजू कहने लगता है कि पैसे की तुम फिक्र मत करो, पैसे मैं उसे दे सकता हूँ। अब राजू अपने दोस्त को ये बात कहता है कि तुम इसी समय उसके पास फोन कॉल करो और अभी उसके घर पर चलते हैं। जिसके बाद लड़का मनीष उसी समय उस महिला नीरू देवी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है, इसका नाम राजू है, वो तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हें 3,000 रुपये देने के लिए भी तैयार है। अब ये महिला नीरू पैसों की लालच में आ जाती है, पैसे की वशीभूत हो जाती है। तो कहने लगती है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर में ना तो मेरी सास है और ना मेरा पति है। अब जैसे ही दोनों दोस्त इस बात को सुनते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। उसी समय जो लड़का होता है अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और साथ में अपने दोस्त मनीष को मोटरसाइकिल पर बैठाकर नीरू के घर के सामने आ जाते हैं। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, नीरू अपने घर का दरवाजा खोल देती है। नीरू इन दोनों लड़कों को देखकर बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले होते हैं। नीरू कहने लगती है कि पहले मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फिर मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर जाऊंगी। वह ये लड़का जो होता है राजू देखते ही देखते अपनी जेब से 3,000 रुपये निकाल कर इस महिला को पकड़ा देता है। महिला पैसों को लेकर बेहद खुश हो जाती है। नीरू इन दोनों लड़कों को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है। इन तीनों लड़कों अब इन तीनों के साथ जो है कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये दोनों लड़के और ये महिला तब तक इस गलत काम को करते रहते हैं, इनका मन खुश नहीं हो जाता है। और जब इन तीनों के मन को शांति मिल जाती है तो यह फिर नीरू महिला इनको कहने लगती है कि तुम हर चौथे पांचवें दिन मेरे घर पर आ सकते हो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। राजू और उसका दोस्त कहने लगता है कि पैसे की तुम फिक्र मत करो, चाहो तो कितने ले लो, लेकिन हमारा समय गुजरवा दिया करे करो। इसके बाद ये दोनों लड़के इसको कुछ पैसे देते हैं और यहाँ से निकल ले जाते हैं। अब तो ये दोनों लड़के जब भी दोनों को मौका मिलता था, समय मिलता था, इस महिला के साथ अपना वक्त गुजार लेते थे और उसे कुछ पैसे दिया करते थे। बड़ी आसानी से इसके घर से चले जाया करते थे। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, 4 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। नीरू देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। नीरू का पति अपनी मिल में काम करने के लिए चला जाता है। उसी समय नीरू की सास क्रांति देवी कहती है कि मैंने एक पड़ोसन से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं घर आ जाऊंगी। ये दो बातें कहने के बाद क्रांति देवी अपनी पड़ोसन के घर पर चली जाती हैं। लेकिन उसी समय नीरू अपनी उसके पास लड़के के पास फोन कॉल करती है, कहती है कि मुझे जो आज 1,000 रुपये की ज़रूरत है। और राजू कहने लगता है कि मैं 1,000 रुपये तुम्हें दे तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। नीरू कहती है कि तुम मेरे घर पर आ सकते हो। और इसके बाद जो राजू अपने दोस्त मनीष की दुकान पर जाता है, मनीष को कहता है कि चलो आज फिर उस महिला के घर पर चलते हैं। और फिर इस तरीके से मनीष भी अपनी दुकान पर शटर बंद करता है और फिर दोनों दोस्त महिला के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। नीरू घर का दरवाजा खोल देती है क्योंकि नीरू को पैसे की जरूरत होती है। और इसके बाद नीरू देखती है कि दोनों लड़के उसके ठीक सामने खड़े होते हैं। नीरू इन दोनों लड़कों को लेकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन आज ये तीनों नहीं जानते थे कि इन तीनों के साथ क्या होने वाला था। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर ये महिला नीरू इन दोनों लड़कों के साथ फिर से वही गलत काम करना शुरू कर देती है। 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अब नीरू की जो सास क्रांति देवी होती है, वे अचानक से घर पर आती है। क्रांति देवी देखती है कि इसके घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद होता है और इसके बाद क्रांति देवी अपने बहू नीरू को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। कई मिनटों तक आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। आखिरकार थक हार कर क्रांति देवी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद जब ये तीनों उस गलत काम को कर रहे होते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन वहाँ पर नीरू देवी हिम्मत दिखाते हुए इन दोनों लोगों को कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, जब कुछ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद नीरू देवी अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देती हैं। अब क्रांति देवी जब घर के अंदर जाकर देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्रांति देवी इन लड़कों को गालियां देना शुरू कर देती हैं, साथ में अपनी बहू को भी गालियां देना शुरू कर देती हैं। लेकिन मौका पाते ही राजू कुमार और उसका दोस्त मनीष ये दोनों बड़ी आसानी से यहाँ से इस घर से निकल जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो नीरू होती है वह मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। वह अपनी सास क्रांति के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मेरे पति राजेंद्र को ये बात मत बताना, नहीं तो वह घर का सर्वनाश हो सकता है। यहाँ पर जो क्रांति देवी होती है उसको अपनी बहू पर तरस आ जाता है। क्रांति कहने लगती है कि आज के बाद तुम ये काम नहीं करना, अगर तुमने ये काम दोबारा करने की कोशिश की तो मैं सारी बात तुम्हारे पति राजेंद्र को बता दूंगी। क्रांति चाहती थी कि ये डर जाए, लेकिन ये महिला डरने वाली नहीं होती है। क्रांति इस बात को सोचने लग जाती है कि आखिर घर की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से क्रांति देवी मान जाती है, लेकिन
इसको आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहती है कि आज के बाद तुम्हें ये गलत काम करना नहीं छोड़ा। लेकिन नीरू एक ऐसी महिला होती है जो अपनी सास की एक कान से सुनती थी बातों को, दूसरे कान से उतार दिया करती थी। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन नीरू अपनी आदत से मजबूर होती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 24 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसकी सास क्रांति देवी पड़ोसियों के घर पर चली जाती है और घर में नीरू बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसी समय गली के बीच में एक कपड़ा बेचने वाला आता है। उस कपड़ा बेचने वाले का नाम सुशील होता है। सुशील हमेशा इस नीरू को कुछ कपड़े उधार देकर चला गया होता है। इस पर काफी सारे पैसे उसके उधार होते हैं, जो कि 1500 रुपये होते हैं। अब वो इसके घर पर आता है, घर पर आकर दस्तक देने लगता है। जैसे ही घर के दरवाजे पर सुनील जो आता है, तो ये महिला नीरू देवी घर का दरवाजा खोल देती है। अब सुनील इस महिला नीरू को कहने लगता है कि तुम्हें मुझे जो है मेरे पहले जो 1500 रुपये उधार हैं पिछले, वो मेरे पैसे लौटा दो। अब नीरू कहने लगती है कि मुझे थोड़े कपड़े और लेने हैं उधार, अब मैं तुम्हारे सारे पैसे अगले महीने में दे दूंगी। लेकिन सुनील जो है जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है, मुझे जो 1500 रुपये अभी के अभी चाहिए, मैं तुम्हें कोई कपड़ा नहीं दूंगा। अब वो महिला उसको अपनी बातों में फंसाने लगती है। नीरू कहने लगती है कि देखो, मेरे घर में मेरा पति भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है। अगर तुम अपने सारे कर्ज को वसूल करना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। अब ये कपड़ा बेचने वाला सोचने लगता है कि अब ये महिला मुझे खुद मौका दे रही है, तो क्यों ना मैं भी इसी में बहती गंगा में डुबकी लगा ही लेता हूँ। उसे लालच आ जाता है। अब सुनील जो है हाँ भर देता है और फिर ये महिला जो नीरू होती है अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और फिर इस लड़के को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। फिर सुनील सिंह जो है इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। सुनील सिंह जो नीरू, ये दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। आखिरकार जैसे ही दोनों के मन को खुशी मिल जाती है, तो इसके बाद अब नीरू सुनील को कहने लगती है कि मुझे और भी कपड़े चाहिए। सुनील सिंह हंसते मुस्कुराते हुए इस महिला को कुछ और भी कपड़े देता है और नीरू उन कपड़ों को लेकर बेहद खुश हो जाती है। अब सोचने लग जाती है कि वो दो लड़के तो मेरी जिंदगी में आ चुके हैं, लेकिन इस कपड़े बेचने वाले को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब ये मुझे पैसे भी दिया करेगा, साथ में कपड़ा भी फ्री मिल करेगा। लेकिन यहाँ पर ये नीरू नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। और इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आई जाती है आखिर 1 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास नीरू अपनी सास क्रांति देवी को कहने लगती है कि सासू माँ, आज तो मैं सब्जी खरीद कर लानी है, मैं किसी भी दुकान पर खरीदने नहीं जाऊंगी। क्रांति बेहद खुश हो जाती है। क्रांति सोचने लगती है कि उसकी बहू सुधर चुकी है, लेकिन क्रांति नहीं जानती थी कि उसकी बहू सुधरी नहीं है। क्रांति घर से पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद सब्जी बेचने वाले की दुकान पर चली जाती है और अपनी बहू को आजमाने के लिए वो फिर से 1 किलो बैगन, 1 किलो आलू, 1 किलो मूली और एक साफ सुथरा खीरा जरूर खरीद लेती है। वह अपने घर पर आती है, अपनी बहू को कहती है कि आज बेटा तुम्हें ये जो सब्जी आलू की और टमाटर की बनानी है। नीरू नहीं जानती थी कि आज जो खीरा घर पे आया है उसी से उसकी जान जाने वाली है। आखिरकार थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद अब उसकी जो सास क्रांति है आदत से मजबूर होती है। क्रांति कहने लगती है कि मैं पड़ोसन के घर पर जा रही हूँ, 2-4 घंटे के बाद वापस लौटूंगी। लेकिन यहाँ पर जो नीरू बेहद खुश हो जाती है। जैसे ही इसकी सास क्रांति देवी पड़ोसी के घर चली जाती है, उसी समय कपड़ा बेचने वाला सुनील के पास फोन कॉल करती है, सुनील को अपने घर बुला लेती है। और फिर सुनील जैसे इसके घर पर आता है, फिर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर नीरू अपने घर का दरवाजा खोल देती है और इस कपड़े बेचने वाले सुनील को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। ये सुनील काफी जैसे सूट लेकर आया था, 4-5 सूट लेकर आता है और फिर ये घर के अंदर चले जाते हैं, कमरे में गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इसकी सास क्रांति देवी अचानक से घर पर लौट आती हैं। घर का दरवाजा बंद होता है, फिर दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन आज भी ये महिला नीरू होती है काफी डर जाती है। नीरू सोचने लगती है कि आज तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे तैसे करके नीरू अपने घर का दरवाजा खोल देती है और जब इसकी सास क्रांति देवी घर के अंदर आकर देखती है, तो नज़ारा कुछ और ही होता है। क्रांति देखती है कि कपड़े बेचने वाला सुनील सिंह आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसको देखकर क्रांति देवी इस सुनील को जो है गालियां देना शुरू कर देती है। अपनी बहू नीरू को भी गालियां देना शुरू कर देती है। जो सुनील सिंह होता है मौका देखकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आज क्रांति देवी अपनी बहू नीरू को कुछ भी नहीं कहती हैं। वे चुपचाप बैठी रहती है और नीरू देवी सोचने लगती है कि इसकी सास शायद आज भी उसके पति को कुछ नहीं बताने वाली है। लेकिन जैसे ही शाम के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो राजेंद्र भी थक हार कर अपने कामकाज से अपने घर वापस लौट आता है।
और इसके बाद क्रांति देवी अपने बेटे राजेंद्र को लेकर एकांत कमरे में चली जाती हैं। राजेंद्र को कहने लगती हैं कि बेटा, तुम्हारी बहू बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ी है। पिछले दिनों में मैंने 2 लड़कों के साथ घर के अंदर पकड़ा था और आज कपड़ा बेचने वाला मैंने इसके साथ रंगे हाथों पकड़ा है। अब दोस्तों इस तरीके से जब वो उसकी माँ कहती है, वो कहती है लेकिन ये सब्जी, हरी सब्जियां भी रोज खरीदती है, खीरा भी हर रोज खरीदती है और मैंने इसके लिए अच्छा सा खीरा खरीद कर ला रखे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी बात को समझती नहीं और इस बात आज राजेंद्र को बेहद गुस्सा आने लगता है। राजेंद्र सोचने लगता है कि उसकी पत्नी बहुत ही गलत रास्ते पर चल पड़ी है, क्योंकि उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब राजेंद्र अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लग जाता है। अब जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो राजेंद्र अपनी पत्नी नीरू को कहने लगता है कि घर के कमरे के अंदर चलो। उसके बाद नीरू को लेकर घर के अंदर कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वहां से वह वो खीरा भी उठा लेता है जो रखा हुआ होता है। अब दोस्तों बड़ा टाइम गुजर जाता है। अब वो कुछ पूछता है अपनी पत्नी से, लेकिन नीरू उसको कुछ नहीं बताती है अपने काले करतूते के बारे में। अब दोस्तों वो दरवाजा बंद कर लिया जाता है। फिर इसके बाद राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ जो है हाथ पैरों से रस्सी जो है सारे हाथ पैरों से बांध देता है और उसका मुंह पे कपड़ा भी ठूस देता है। फिर उसके बाद जो राजेंद्र कुमार होता है इसी खीरे को उठाकर अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्से के अंदर डालना शुरू कर देता है। अब जो दोस्त जब वो इस तरीके से डालता है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाता है। दूसरी तरफ क्रांति देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसके बेटे ने शायद कुछ गलत कदम उठा लिया है। फिर वो अपनी पत्नी के साथ ही गलत काम कर दिया है। रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। क्रांति देवी घबरा जाती है। क्रांति देवी अपने पड़ोसी जनों को चिल्ला चिल्लाकर इकट्ठा कर लेती है। क्रांति कहने लगती है कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बंद कर दिया है और खुद भी अपने आप को भी बंद कर लिया है। शायद वह कुछ गलत काम कर चुके हैं और इस तरीके से पड़ोसी जन इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इनके घर में क्या हो रहा है। पड़ोसी जन जैसे ही उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं तो पड़ोसियों की आंख फटी की फटी रह जाती है। पड़ोसी जन देखते हैं कि नीरू वहां पर मृत हालत में पड़ी हुई है, उसके शरीर में काफी खून बह रहा है और वहां पर उसका पति राजेंद्र अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। और इन पड़ोसी जनों में एक पड़ोसी, इसका नाम अर्जुन सिंह होता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि वहां पर नीरू देवी मृत हालत में पड़ी हुई है, उसका पति राजेंद्र उसके पास बैठा होता है। और उसके बाद पुलिस जो है राजेंद्र के राजेंद्र को हिरासत में लेती है और उसके सांप को कब्जे में लेती है। इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। जब राजेंद्र से पूछताछ की जाती है तो राजेंद्र अपनी पत्नी की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करता है। पुलिस भी इस पूरी कहानी को सोचकर सुनकर दंग रह जाती है और उसके बाद पुलिस इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन ये पूरे घटनाक्रम के दौरान राजेंद्र ने जो अपनी पत्नी नीरू देवी के साथ किया वह सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों ये कहानी बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था, न किसी की भावना को हाथ पहुंचाने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करने का था। दोस्तों इस घटनाक्रम के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आप ये वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियोज में अपनी सिटी का नाम और अपना नाम जरूर लेना लिखना, ताकि आने वाली वीडियोज में हम आपका नाम ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।